अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल नंबर सेकेंड जो हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सपोर्ट मार्केटिंग का आप कह लीजिए, जिसमें ओवरऑल हम लोग टॉपिक देख रहे थे। आपको याद होगा कि कैसे ट्रेडिंग ब्लॉक फॉर्म किया जाता है, कैसे आप कह लीजिए इकोनॉमिक ग्रुपिंग जो है वो की जाती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक कह लीजिए आप, या इकोनॉमिक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग कह लीजिए, या ट्रेडिंग ब्लॉक कह लीजिए, ये कैसे होता है लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था। उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग ब्लॉक का इंट्रोडक्शन, उसके इम्पैक्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक। गाइज, ये जो दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक है, यानी कि आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियन कहा जाता है इसको। तो एशियन और यूरोपियन यूनियन, ये दो आप कह लीजिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट करके पूछ सकता है, या फिर आप कह लीजिए मेजर आंसर जो है इसके ऊपर पूछ सकता है। तो शॉर्ट नोट या मेजर आंसर इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो ईमेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज एंड व्हेन यू वांट। गाइज, इसके अलावा आपसे अगर हो सके तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन तक आप क्या कीजिए, वीडियो जो भी वगैरह है आपको शेयर कीजिए, ताकि ऐसे जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको बेसिकली जो लेक्चर है वो मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं दो खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूरोपियन यूनियन की। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ये सबसे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक है, आप कह लीजिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रुपिंग, या कह लीजिए आप रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है कंट्रीज का। ऐसा इसके लिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एक एक्चुअल ट्रेडिंग ब्लॉक में, या कह लीजिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक में जो फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स आप कह लीजिए, यानी कि यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए जाते हैं पूरी तरह से। इनका कॉमन एक्सटर्नल बैरियर से आप कह लीजिए, जितने भी कंट्रीज हैं नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए कॉमन एक्सटर्नल बैरियर यूज करते हैं। इसके अलावा आप कह लीजिए इनका कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी है। इसके अलावा कैपिटल और लेबर का जो मूवमेंट है वो फ्री है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप ऑफ नेशंस है, इन्होंने आपस में मिलकर इस तरीके से आप कह लीजिए एक ट्रेडिंग ब्लॉक फॉर्मुलेट किया है, या एक ट्रेडिंग ब्लॉक फॉर्म किया है कि ओवरऑल यूं समझ लीजिए कि सारे जो कंट्रीज हैं ये एक कॉमन विलेज की तरह परफॉर्म करते हैं। इनके बीच में जो बाउंड्रीज है आप कह लीजिए वो सिर्फ नाम के लिए है। एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, बाउंड्रीज का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आप कह लीजिए जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नेम है। जहां तक ट्रेड की बात है, मैं ट्रेड पर्पज के लिए कह रहा हूँ। तो कैसे बना, कैसे इसकी स्थापना हुई, थोड़ा सा देखते हैं, आइए। तो 1957 में 6 यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर आप कह लीजिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया था। तो 6 यूरोपियन कंट्रीज है जिनमें नाम आते हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। इन्होंने मिलकर ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ रोम के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया और फॉर्म किया यूरोपियन कम्युनिटी। आगे चलकर यही यूरोपियन कम्युनिटी जो है आप कह लीजिए 1993 में यूरोपियन कॉमन मार्केट में बदल गई, और 1995 में फाइनली इसको यूरोपियन यूनियन का नाम दिया गया। जैसे जैसे इसमें चेंजेस हुए, यानी कि जब ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था, उसके बाद जब यूरोपियन कॉमन मार्केट बना, और फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन बना, तो इसमें आप कह लीजिए जो उसके बेसिक फीचर्स है उसको एक्सपांड किया गया। जो लिबरलाइजेशन है उसको बढ़ाया गया, ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा आसान किया गया विथ एवरी स्टेज, हर एक स्टेज के साथ, आप ऐसा कह सकते हो। गाइज, अब अगर मैं नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करूं तो यस, आप देख सकते हो काफ़ी कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। जैसे फ्रांस है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, ग्रीस है, फिनलैंड है, साइप्रस है, सीजरेप है, पोलैंड है, माल्टा है, क्रोशिया है, इटली है, नेदरलैंड है। तो ऐसे कुल मिला के आप कह लीजिए ओवरऑल 8 मेंबर नेशन है इसमें। क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल पहले 29 थे, लेकिन जो 28 मेंबर नेशन है इसमें, लेकिन जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये आप ये कह लीजिए ये इससे बाहर हो गया एट
29 अप्रैल 2019 सॉरी 29 मार्च 2019 को आप कह लीजिए यूके जो है वो बाहर हो गया, उसको यूके को बाहर कर दिया गया। इसे ब्रेग्जिट कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन एग्जिट यानी इसे कहा जाता है ब्रेग्जिट। आगे आप ये भी नॉर्म पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में आपको ये नॉर्म पढ़ने को है। तो ब्रेग्जिट ये टर्म याद रखिए आप, ब्रिटेन एग्जिट दैट इज ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो गाइस दिस इज द यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा ग्रीस ने भी आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है, बाकी सब मेंबर्स भी उसका साथ देने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्यों बनाया गया यूरोपियन यूनियन, क्या मकसद था यूरोपियन यूनियन बनाने का। तो गाइस जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया था तो इट वाज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल नीड्स और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द पॉलिटिकल रिलेशन। जितने भी मेंबर नेशन है उनके बीच में पॉलिटिकल रिलेशन इंप्रूव करने के इंटेंशन से बनाया गया था। आगे चलकर इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करना ये एक ऑब्जेक्टिव उसमें ऐड किया गया। यानी कि जितने भी मेंबर नेशन है आपस में मिलकर एक दूसरे का इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता करेगा। इसके अलावा दे आर टू सपोर्ट द मेंबर नेशन एट इंटरनेशनल फोरम। जो देखिए जब हम लोग बात करते हैं रीजनलिज्म, रीजनलिज्म हमेशा मल्टीलैटरलिज्म को दबाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये जो रीजनलिज्म के अंडर में जो ये ग्रुप बनाया गया यूरोपियन यूनियन, तो क्या कहा गया कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये सपोर्ट देगा मेंबर नेशंस को। कौन से मेंबर नेशंस, जो डब्ल्यूटीओ यानी कि इंटरनेशनल फोरम के मेंबर नेशन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा टू ट्रांसफर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी है एक कंट्री में वो ट्रांसफर की जाएगी अदर मेंबर नेशन में। तो एक कह लीजिए आप टू क्रिएट अ प्रॉपर फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रॉपर मोमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो यू है बनाया गया था। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल यानी कि कोई भी मेंबर कंट्री किसी भी कंट्री में जाकर आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और साथ ही साथ कोई भी जो कंट्री है उसके लेबर किसी दूसरे कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। तो दैट इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो आप कह लीजिए। और जो मेंबर नेशन है हर एक मेंबर नेशन में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए, कैपिटल का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, लेबर का फ्री मूवमेंट होना चाहिए। इसके अलावा टू असिस्ट द मेंबर नेशन ड्यूरिंग द नेशनल क्लैमिटीज। गाइज अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज या आप कह लीजिए लाइक अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये बनाया गया था, ताकि एक दूसरे हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर सके। साथ ही सोशल और कल्चरल रिलेशंस को डेवलप करने के इंटेंशन से आपस में जो इनके जो कल्चर या सोशल नॉर्म्स हैं, उनके जो सोशल या कल्चरल वैल्यूज हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए और एक प्रॉपर साउंड कल्चर या सोशल जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ईयू का स्थापना किया। इसके अलावा द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप कह लीजिए दैट वाज टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर एंड टू इंक्रीज इंट्रा रिलीजनल रीजनल ट्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है, आपस में जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव करके इंटर रीजनल ट्रेड यानी कि आपस में जितने भी मेंबर्स उनका आपस में जो ट्रेड है वो बढ़ाने के इंटेंशन से ईयू जो है वो बनाया गया। तो दैट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईयू। एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आपको ये एनी 5 ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखने हैं, कोई भी 5 आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ईयू जब बनाया गया तो ईयू का बनाने का बेनिफिट क्या था, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या था ईयू का, दैट वी हैव टू सी। मेंबर नेशन को क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिला ईयू बनाने की वजह से। तो ईयू बनाने की वजह से सबसे पहला जो बेनिफिट था दैट वाज क्रिएशन ऑफ ट्रेड। कि यस जितने भी कंट्रीज हैं आपस में उनका आप कह लीजिए पॉजिटिव ट्रेड जो है वो, या फिर आप कह लीजिए जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड जो है वो काफी बढ़ गया। हेल्दी कंपटीशन, सीधी सी बात है हम लोगों ने देखा कि क्या होता है जब ट्रेडिंग ब्लॉक बनता है तो ट्रेड बैरियर्स निकल जाते हैं। तो मेरे देश का जो कंपनी वो दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश का कंपनी मेरे देश में आएगा, तो देयर विल बी अ हेल्दी कंपटीशन। अब जब कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, दैट इज द कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर को हर एक प्रोडक्ट कम दाम में अवेलेबल होगा, बेटर क्वालिटी अवेलेबल होगी। इसके अलावा आप कह लीजिए कि ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब कंपनी सेटअप होगी तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लोगों को इनकम मिलेगा, लोगों को इनकम मिलेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली आप कह लीजिए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होने वाला है। इसके अलावा कंपटीशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। हर कंपनी को कॉम्पीट करना है तो हर कंपनी R&D पे खर्च करेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएगी।
तो कह लीजिए आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा जब कंपनीज आप कह लीजिए कम कॉस्ट पे बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल कर पाएगी, तो कंपनी का ओवरऑल जो इफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। तो फर्म्स का या कंपनी का आप कह लीजिए इफिशिएंसी बढ़ने वाला है। इसके अलावा जब देखिए सिर्फ आप अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हो और सेल कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर कम है, डिमांड कम है, सप्लाई कम है। लेकिन जब पूरा वर्ल्ड आपके लिए या फिर आपके लिए जो पूरा रीजन जो है आपके लिए कॉमन मार्केट है, पूरा रीजन आप कह लीजिए यानी कि 7-8 मेंबर नेशन मिलकर एक रीजन बना रहे हैं और वो पूरा का पूरा एक कॉमन मार्केट की तरह है, तो ऐसे में आपकी डिमांड बढ़ेगा, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपके लिए जो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल एंजॉय कर पाओगे दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि आप कह लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस अगर आपको इस टॉपिक पे और अगर चीज़ें लिखनी है तो हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखे हैं ट्रेड बैरियर की, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड बैरियर के हम लोगों ने आप कह लीजिए जो फैक्टर्स देखे हुए हैं वो फैक्टर्स आप इसके अंदर में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली एक ट्रेडिंग ब्लॉक ही है। तो ट्रेडिंग ब्लॉक के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वो सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल ईयू यूरोपियन यूनियन बनने के बाद में क्या अचीवमेंट हुए यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद में, वो हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, तो द ईयर 1968 यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो 1968 में सबसे पहले आप कह लीजिए कि फ्री ट्रेड जो है इस्टेब्लिश हुआ फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स विद इन अ ग्रुप ऑफ कॉमन प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। क्या कहा गया कि विद इन अ ग्रुप यानी जितने भी मेंबर्स हैं आपस में जो भी इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनका लेन देन, उनका फ्री ट्रेड स्टार्ट किया गया। आप कह लीजिए 1970 में जो भी रेस्ट्रिक्शन थी लेबर और कैपिटल के मूवमेंट के ऊपर उसको रिमूव कर दिया गया। 1975 में जो भी मोस्ट जो बड़े बड़े ट्रेड बैरियर्स थे इंपोर्ट के ऊपर 46 नेशंस के आप कह लीजिए यू एलिमिनेटेड मोस्ट ट्रेड बैरियर और इंपोर्ट फ्रॉम 46 नेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका के 46 नेशन से इंपोर्ट ट्रेड बैरियर निकाल दिए गए। और कैरिबियन और पैसिफिक रीजन की भी जो कॉलोनीज थी वहाँ से भी क्या किया गया, जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिमूव कर दिया गया। 1986 में, दिस इज द ईयर 1986, जब ट्रीटी ऑफ रोम साइन की गई, जो 6 मेंबर नेशन है मैंने बताया ना आपको, तो वो 6 मेंबर नेशन ने मिलकर फर्स्ट टाइम ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो साइन किया। 1993 में फाइनली देखिए यहाँ पर 1993 में जो आपका मार्केट था दैट बिकम ई ई सी ईईसी बन गया वो। और आप जितने भी रेस्ट्रिक्शन है आप कह लीजिए वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन जो है वो निकाल दिए गए और गुड एंड सर्विसेज का रिसोर्सेज का फ्री मूवमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया गया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 1993 में ही ईसीएम कहा गया है इसको, यूरोपियन कॉमन मार्केट। और यूरोपियन कॉमन मार्केट जब ये बन गया तो अल्टीमेटली लेबर और कैपिटल का भी जो फ्री मूवमेंट है वो पॉसिबल हो गया। फाइनली 1995 में आप कह लीजिए 15 मेंबर नेशन ने ज्वाइन किया और ओवरऑल 25 नेशन हो गए इन द ईयर 2004। तो 1995 में आप कह लीजिए कि 15 नेशन थे इसमें, यानी कि जब 1993 में इसमें सिर्फ 6 नेशन, 1986 में सिर्फ 6 नेशन थे, 1995 तक 15 नेशन हो गए और 2004 तक 25 नेशन हो गए आप कह लीजिए। 1999 में 11 मेंबर नेशन ऑफ ईयू फॉर्म यूरोजोन। ईयू के ही 11 मेंबर ने मिलकर यूरोजोन जो है वो स्टैब्लिश किया और एक कॉमन करेंसी बनाया यूरो। गाइस जैसे आपकी अलग अलग करेंसी होती है ना, डॉलर, रुपी, येन, वैसे ही यूरोपियन यूनियन का आपस में मिलकर एक उन्होंने करेंसी बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया यूरो। तो यूरो के नाम से ये करेंसी जो है वो है और हर एक यूरोपियन जो मेंबर नेशन है वहाँ पर ये करेंसी चलता है, वहाँ पे ये करेंसी जो है वो लीगल टेंडर है, वैलिड है आप कह लीजिए। 2007 में मेंबरशिप ऑफ ईयू इंक्रीज टू 27। 2007 तक 27 मेंबर इसमें हो गए। एट प्रेजेंट आप कह सकते हो जो ईयू है वो बहुत सारे दूसरे ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ भी ट्रांजेक्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक जो है वो नाफ्टा। इट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड अहेड ऑफ नाफ्टा। तो गाइस क्या कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग ब्लॉक है टर्म्स ट्रांजेक्शन के टर्म्स में, तो वो है आपका कह लीजिए आप यूरोपियन यूनियन और उसके बाद आता है नाफ्टा। द फॉर्मेशन ऑफ ईयू ऑल्सो एक्सपांडेड ट्रेड विद नॉन मेंबर। अभी क्या हो गया, ईयू जो है वो नॉन मेंबर के साथ में भी क्या करने लगा, इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह का ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया।
रैपिड ग्रोथ ऑफ ईयू इंक्रीज द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे जैसे ईयू देखिए, जैसे जैसे ईयू का ग्रोथ होने लगा, यूरोपियन यूनियन का ग्रोथ होने लगा, वैसे वैसे आप कह लीजिए अल्टीमेटली जो डिमांड एंड सप्लाई है इंडस्ट्रियल गुड्स का वो तेजी से बढ़ने लगा। द रिडक्शन ऑफ एवरेज टैरिफ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, क्या कहा गया अल्टीमेटली, क्या किया इन्होंने, जो इम्पोर्ट टैरिफ था अदर मेंबर नेशन नॉन मेंबर नेशन के लिए भी, उसको भी अल्टीमेटली इन्होंने कम कर दिया। तो ओवरऑल जो टैरिफ है मेंबर नेशन का भी कम किया गया और नॉन मेंबर नेशन का भी कम किया गया, लेकिन नॉन मेंबर नेशन का जो टैरिफ है वो ज़्यादा कम नहीं किया गया मेंबर नेशन के कंपैरिजन में। द फॉर्मेशन ऑफ ईयू हैज़ ऑल्सो जनरेटेड पॉलिटिकल बेनिफिट। फॉर इंस्टेंस द रिलेशन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस इम्प्रूव। गाइस जर्मनी और फ्रांस, इंडिया पाकिस्तान जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैसे इनका दुश्मनी था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जैसे दुश्मनी था, वैसे ही जर्मनी और फ्रांस के बीच में दुश्मनी था। लेकिन बिकॉज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन की वजह से, आप कह लीजिए प्रॉपर नेगोशिएशन के साथ इनका जो भी प्रॉब्लम्स था इन्होंने सॉर्ट आउट किया, और फाइनली जो इनका रिलेशन था पॉलिटिकल रिलेशन वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, आप कह लीजिए। तो गाइस दिस वाज अबाउट यूरोपियन मार्केट। इसके अलावा क्या कहा गया कि 1993 के बाद में देखिए एफडीआई इंक्रीज कंसिडरेबली मोस्ट फ्रॉम यूएसए एंड जापान इन 1993। 1993 के बाद से ही यूरोपियन यूनियन में जो भी एफडीआई है, क्योंकि देखिए 1993 में क्या बोल दिया, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो बाहर के जो लोग हैं वो आपके देश में आकर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कह दिया। तो जब बाहर के लोग आपके देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो अल्टीमेटली इसका एक ही मतलब निकलता है कि यस, आपके देश में जो एफडीआई है वो बढ़ने वाला है। तो यूएसए और जापान से 1993 में यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा आपके लीजिए एफडीआई आने लगा। ये एफडीआई आपके लीजिए यूज़ होने लगा अदर अलग अलग पर्पज़ के लिए, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। Overall, there has been a substantial efficiency gains, other benefit to EU member nation due to integration of single market। देखिए क्योंकि एक कॉमन मार्केट बन गया, एक सिंगल मार्केट बन गया 1993 में ही, ECM के नाम से, यूरोपियन कॉमन मार्केट के नाम से। तो इसकी वजह से आप कह लीजिए अल्टीमेटली देयर वाज अ सब्सटेंशियल इफिशिएंसी गेन। तो अल्टीमेटली आप कह लीजिए इनका जो इफिशिएंसी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया, क्योंकि एक कॉमन मार्केट था विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। गाइज ईयू रैंक सेकंड अमंग द ट्रेडिंग ब्लॉक। देखिए नाफ्टा के बाद में 2 नंबर पर आप कह लीजिए ईयू आता है, जिसका टोटल एक्सपोर्ट है 2167 बिलियन, 2167 बिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों दैट इज अबाउट, तो आप कह लीजिए ये ओवरऑल आप कह लीजिए दिस वाज ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो 2013 में जो ईयू का मेंबर नेशन, ईयू जितने भी मेंबर नेशन है दैट बिकम्स 28। हालांकि आगे चलकर आप कह लीजिए कि 2019 में ही क्या हो गया कि जो ब्रिटेन है वो बाहर निकल गया, और इसी को ब्रेग्जिट कहा जाता है। मैं बार बार ये टर्म कह रहा हूँ क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में ये टर्म जो है वो पूछता है। तो देर इज टर्म ऑफ ब्रेग्जिट दैट इज ब्रिटेन एग्जिट। तो 2019 में याद रखिए आप, ये जो ब्रिटेन है वो ईयू से बाहर हो गया। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट ईयू। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या है, कैसे स्टैब्लिश हुआ वो देखिए आप। तो बात है आप कह लीजिए 8 अगस्त 1967 की। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में 5 रीजनल मेंबर नेशन ने मिलकर एशियन, आप कह लीजिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने मिलकर आप कह लीजिए एशियन की फॉर्मेशन जो है वो किया, जिसमें आ जाता है मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। एट प्रेजेंट यहाँ पर टोटल 10 मेंबर्स है, जिसमें आप कह लीजिए वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनाई, ये भी क्या होगा उसमें ऐड होगा। तो इस तरीके से अब जो करंट आपका कह लीजिए आप जो मेंबरशिप है दैट इज 10। याद रखिए, डेट याद रखिए आप किस दिन ये स्टैब्लिश हुआ था। ये चीज़ें गाइज आपके पेपर को वेटेज देती है, आपके आंसर्स को वेटेज देती है। तो 8 अगस्त 1967 को ये जो है वो स्टैब्लिश किया गया। स्टैब्लिश करते वक्त 5 मेंबर नेशन थे, अब इसमें कुल मिलाकर 10 मेंबर नेशन है, आप कह लीजिए। तो जब एशियन बनाया गया अगेन इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ टू प्रिजर्व द पीस अमंग द मेंबर नेशन। मेंबर नेशन का आपस में पीस क्रिएट करने के इंटेंशन से ये बनाया गया था, टू रिस्पॉन्ड द कम्युनिस्ट स्टेट्स रीजन फ्रॉम द चाइना। देखिए चाइना हमेशा से आप कह लीजिए, चाइना जो है वो हमेशा से दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो चाइना इन एशियन मेंबर नेशन में भी जो दबाव बनाता था बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म। तो उस चीज़ से अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 एशियन कंट्रीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, आप कह लीजिए। जब ये बनाया गया तो उसका जो प्राइमरी फोकस था दैट वाज टोटली
पॉलिटिकल फोकस्ड। इनका जो मेन इंटेंशन था दैट वाज ओनली टू क्रिएट, और यू कैन से दैट वाज ओनली टू डेवलप द पॉलिटिकल इम्प्रूव रिलेशनशिप। आपस में जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। 1976 में, देखिए 1967 में बनाया गया, उसके बाद 1976 में बाली में एक समिट की गई, एशियन समिट, और उसके अंडर में क्या किया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पॉइंट जो है ऐड किया गया। तो इनिशियली जब ये बनाया गया था तो इट वाज प्योरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप कह लीजिए पॉलिटिकल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इकोनॉमिकल चीजें जो है वो उसमें, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो उसमें ऐड किए गए, आप ऐसे कह सकते हो। एशियन कंट्रीज फॉर्म्ड एशियन फ्री ट्रेड, देखिए एशियन कंट्रीज ने आगे चलकर आप कह लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, फ्री ट्रेड एरिया स्टैब्लिश किया, जिसको वो लोग आफ्टा कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसको वो लोग सैप्टा कहते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। गाइस क्यों स्टैब्लिश किया गया, तो ऑब्जेक्टिव नियर अबाउट सेम होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है ये स्टैब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सिंपल, ऑब्वियस सी बात है, ताकि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जा सके, एफडीआई को एनकरेज किया जा सके, जो भी मेंबर नेशन है वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द नेचुरल एंड पॉलिटिकल इमरजेंसीज, जो भी इमरजेंसीज होगी उसमें हेल्प करेंगे, और सोशल कल्चरल जो नॉर्म्स है उसको प्रॉपरली एक्सचेंज किया जा सके, सोशल कल्चरल वैल्यूज को एक्सचेंज करते हुए देयर शुड बी अ इम्प्रूवमेंट इन सोशल एंड कल्चरल रीजन्स अमंग्स द मेंबर नेशन। जो भी सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स है उसको इम्प्रूव करने के हिसाब से बनाया गया था। एंड अगेन द जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था दैट वाज द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो एक रीजनल पॉलिटिकल पीस और स्टेबिलिटी ये इसका मेन मोटो था, आप कह लीजिए। अगेन इसके भी अगर आपको बेनिफिट देखने हैं तो ट्रेडिंग ब्लॉक के, या कह लीजिए आप रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग के जो पॉजिटिव और नेगेटिव बेनिफिट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने देखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो आंसर एक बार और चाहो तो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट्स की अगर बात करें, अगेन 1967 एग्रीमेंट साइन किया गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। 1994 में आप कह लीजिए एफ्टा जो है वो स्टैब्लिश किया गया, दैट वाज एन एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप कह लीजिए। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है वो टूरिज्म की वजह से आप कह लीजिए बढ़ गया। इसके अलावा दूसरे अगर हम लोग अचीवमेंट्स देखें तो ये कह लीजिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल था, ट्रेड का ग्रोथ पॉसिबल था। पावर्टी, स्पेशली द कंट्रीज लाइक फिलीपींस जैसे कंट्रीज में पावर्टी जो है बहुत तेजी से कम हुआ, और सिंगापुर जैसी जो कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली काफी पावरफुल हो गए, आप कह लीजिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिला। एफडीआई जो है दोनों ही तरीके से विद इन और आउटसाइड रीजन, जो एफडीआई है उसका काफी बूस्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बूस्ट होता गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ गया, आप कह लीजिए। तो गाइज इसके आगे जो चीज़ें हैं एशियन के बारे में वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।